Good morning. I am Ranjit Samantray, Department of Mechanical Engineering, Ganesh Polytechnic. Today we will discuss about Hooke's law. Hooke's law के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो Hooke's law हमें क्या बताता है? सपोज मान लीजिए हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ है 10 mm। ओके, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर कुछ लोड देंगे। अगर हम यहाँ पर कुछ लोड देंगे, यहाँ तक है उसका एक्चुअल लेंथ। अगर हम यहाँ पर कुछ लोड देंगे, यानी कि सपोज मान लीजिए 10 न्यूटन का एक लोड दे दिए, तो ये क्या होगा, हमको मालूम है ये एक स्प्रिंग है। अगर हम इसको एक लोड देंगे तो ये खिंचाव होगा, और खिंचाई के वजह से ये क्या होगा ना, इसका लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। सपोज मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो ये एक्चुअल लेंथ था, यहाँ तक एक्चुअल लेंथ था 10 mm। लोड के वजह से इसका लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। सपोज मान लीजिए 2 mm का इंक्रीज हो गया। ओके, तो ये है हमारा एक्चुअल लेंथ, और ये हम इसको बोल सकते हैं डेल एल, चेंज इन लेंथ, और इसको बोल सकते हैं एक्स और डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अभी 10 न्यूटन के वजह से 2 mm इंक्रीज हुआ। ओके, अभी अगर हम 10 न्यूटन के बजाय हम 20 न्यूटन दे देंगे तो फिर क्या होगा, और 10 न्यूटन हम ऐड कर देते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो ये स्प्रिंग में और 2 mm या फिर 1 mm, सपोज मान लीजिए, और 2 mm का ऐड हो गया, इंक्रीज हो जाएगा उसका लेंथ। ये था एक्चुअल लेंथ। लोड की वजह से ये 4 mm का इंक्रीज हो गया इस स्प्रिंग में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हुक्स लॉ में क्या होता है ना, हम जितना भी फोर्स देते हैं, जितना भी लोड देते हैं, तो उसी के हिसाब से उसका एक्चुअल लेंथ में थोड़ा सा चेंजेस होता है, उसका शेप और साइज में। और ये होता है क्या ना, इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है। उससे पहले थोड़ा सा और एक चीज हमको जानना है कि दो वर्ड है। एक है क्या ना, इलास्टिक लिमिट, दूसरा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, उस लॉ के बारे में आगे जानने के पहले। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट में हम कुछ स्ट्रेस देते हैं या फिर कुछ फोर्स देते हैं, उस फोर्स के वजह से क्या होता है, उसका लेंथ में उसका शेप और साइज चेंजेस होता है। और अगर हम उस फोर्स को हटा देते हैं तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। ये होता है इलास्टिक लिमिट। जैसे कि मान लीजिए आपका पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है, अगर हम उसको थोड़ा सा खींचेंगे और उसको छोड़ देंगे तो वापस से वो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको ज्यादा खींच लेंगे और उसको छोड़ेंगे, यानी कि वो फोर्स हटा देंगे, तो वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जा पाएगा। वो जो ओरिजिनल और शेप साइज में नहीं जा पा रहा है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, इलास्टिक लिमिट उसका खत्म हो जाता है, वो होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। हम यहाँ पर दो चीज देखेंगे, कि एक ऑब्जेक्ट में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के वजह से जो उसका लेंथ में जो चेंजेस होता है, अगर हम फोर्स हटा देते हैं तो क्या होता है ना, अपना ओरिजिनल शेप और साइज में अगर ऑब्जेक्ट चला जाता है तो वो इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है। अगर नहीं जा पा रहा है तो वो क्या होता है ना, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, यानी कि इलास्टिक लिमिट उसका खत्म हो गया। हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ इलास्टिक लिमिट होता है, वही पता करने के लिए हम हुक्स लॉ यूज करते हैं। ओके,
तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि एक 10 mm का स्प्रिंग था, उसमें हमने 10 न्यूटन का लोड दे दिया, उसी की वजह से ये 10 mm का लेंथ 2 mm ज्यादा इंक्रीज होकर 12 mm बन गया। उसके बाद और 10 न्यूटन का फोर्स हमने दिया, उसके बाद वो 12 mm का हो गया 14 mm हो गया। अगर हम यहाँ पर फोर्स हटा देते हैं तो वापस वो ओरिजिनल अपने शेप और साइज में चला जाएगा, यानी कि 10 mm को चला जाएगा। ये मान के चलो कि अगर हमारे पास पानी है, उसमें जितना हम चीनी डालेंगे तो वो उतना मीठा हो जाएगा। ओके, तो उसी के हिसाब से ये स्प्रिंग में हम जैसे जैसे हम वेट ऐड करते करते जाएंगे तो उसका लेंथ बढ़ते बढ़ते जाएगा, लेकिन जब हम वेट निकाल देंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज में चला जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये स्प्रिंग का मटेरियल कौन सा है, ये स्प्रिंग कितना डाया का है, ये स्प्रिंग का स्टिफनेस क्या है, उसी के हिसाब से इसका क्या होता है ना, एक इलास्टिक लिमिट होता है। सपोज मान के चलिए ये जिस मटेरियल से बना है, ये जो स्प्रिंग है वो सपोज मान लीजिए 50 न्यूटन का उसका इलास्टिक लिमिट है। सपोज मान लीजिए उसका इलास्टिक लिमिट 50 न्यूटन का है। ओके, अगर यहाँ पर हमने 20 न्यूटन तक गए हैं, अगर हम यहाँ पर 50 न्यूटन ऐड कर देंगे, 50 न्यूटन ऐड कर देंगे तो यहाँ पर इस स्प्रिंग में कितना लोड आ जाएगा, 50 प्लस 10 न्यूटन पहले से ऐड किए थे 60 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब ये स्प्रिंग का इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाएगा, ये बीच में से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये बीच में से ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इलास्टिक लिमिट इसका खत्म हो गया, इसीलिए वो ब्रेक हो गया। तो हुक्स लॉ में हमने क्या पढ़ा कि जितना जितना फोर्स दिया उतना उतना क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा या फिर लेंथ बढ़ा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया। जितना भी फोर्स दिया उसका डिस्प्लेसमेंट उतना बढ़ा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। हम अगर कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लेकर तो हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसमें कुछ कांस्टेंट ऐड करेंगे। तो कांस्टेंट कैसे ऐड करेंगे, ये जो प्रोपोर्शनल का सिंबल हम यहाँ से हटा देंगे, इसका मतलब यहाँ पर इक्वल्स देंगे, इसके बदले हम क्या देंगे, एक के आ जाएगा जो कि कांस्टेंट है। ये के है, क्या है, ये कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू पहले से ही मालूम है हमको, कैसे ना, स्प्रिंग के स्टिफनेस, डायमीटर और मटेरियल के हिसाब से पहले से ही मालूम है इसके का वैल्यू। उसी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि स्प्रिंग में जो स्ट्रेस दिए, स्ट्रेस के वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आया, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आल्सो स्ट्रेन। तो स्ट्रेस सपोज मान के चलो ये स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा स्ट्रेन है, या फिर जो इलंगेशन हुआ, जो स्प्रिंग में जो इलंगेट हुआ, इसी के वजह से वो स्ट्रेन हो गया, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। अगर यहाँ पर भी हम इसको हटाएंगे तो क्या होगा, यो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे तो यहाँ पर इक्वल्स के बाद एक कांस्टेंट आर हो जाएगा, और ये जो ई है ये है तुम्हारा क्या ना, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।